Good morning. This is Abhishek, and welcome to our YouTube channel Banking Vidya, where your increment is our target. Today we are on day 3 of Credit Risk BFM Module B. I hope you all have watched the 2 days video of the credit risk. जिन्होंने अभी नहीं देखा है, I request you to kindly go through the video once to help you understand the topic clearly and build concept. Because BFM में generally जितने भी questions आते हैं, वो आते हैं आपके conceptual based. और हमने एमसीक्यूज भी रिलीज किए हुए हैं। आपको आपसे रिक्वेस्ट है एमसीक्यूज को जरूर से अटेम्प्ट करें। तो आज ये क्रेडिट रिस्क टॉपिक का लास्ट डे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केस बेस्ड स्टडीज इस टॉपिक से आते हैं और इस वीडियो के एंड में हम उसको समझेंगे एक एमसीक्यू सॉल्व करके लाइव इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द डे 3 क्रेडिट रिस्क। आज हम क्या कवर करेंगे इसमें? सबसे पहले हम कवर करेंगे क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एट पोर्टफोलियो लेवल। सेकंड, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है समझेंगे। क्रेडिट डेरिवेटिव्स एंड टाइप समझेंगे। CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होते हैं वो समझेंगे। टोटल रिटर्न स्वैप्स TRS क्या होता है वो समझेंगे। क्रेडिट लिंक नोट्स वो क्या होता है उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट, हेजिंग एंड इट्स पिटफॉल इन प्रैक्टिस उसको समझेंगे। सो वन बाय वन हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट मिटिगेशन एट पोर्टफोलियो लेवल के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। उसमें से वन ऑफ द टूल्स इज सिक्योरिटाइजेशन। तो व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? बोलता सिक्योरिटाइजेशन इज ए फाइनेंशियल प्रोसेस इन विच ए बैंक पुल्स टुगेदर इट्स इनकम जनरेटिंग एसेट्स। बैंक के लिए इनकम जनरेटिंग एसेट्स क्या होता है? लोन। तो लोन का एक पुल क्रिएट करते हैं। सपोज हाउसिंग लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स, ये तीनों का एक मिक्स बना के एक पुल बनाते हैं, ठीक है। These pool of assets are converted into marketable securities. Securities are sold to investors. Investors are paid from the cash flow generated by those assets. मतलब in simple term क्या हो गया? Future loan repayment are converted into tradable securities today. Clear है? अब इसको और in depth समझते हैं, ठीक है। Originating bank मतलब जो एक्चुअल में इस पूल ऑफ एसेट को क्रिएट किया। बैंक अलग अलग फाइनेंस किया, हाउसिंग लोन फाइनेंस किया, ऑटो लोन फाइनेंस किया, क्रेडिट कार्ड देती है इसमें रिसीवेबल्स है। ये सारा का मिक्स करके बैंक ने डिसाइड किया एक पूल ऑफ एसेट बनाएंगे जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहेगा। इस सारे एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है एसपीवीज को, ठीक है। एसपीवीज इन टर्न्स क्या करते हैं? इसके लिए इशूज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फिर इन्वेस्टर्स परचेज करते हैं एसपीवीज से और इस परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और ये फिर वापस चला जाता है बैंक में। क्लियर है? बोलता है ट्रांजेक्शन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ए पूल ऑफ एसेट्स। दिस कन्वर्ट्स इलिक्विड लोन्स इनटू लिक्विड कैश इमीडिएटली विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है? कैश फ्लो कहाँ है? EMI इज अवर कैश फ्लो हियर। यहाँ पे तो ये कैश फ्लो के अगेंस्ट में ट्रेड होता है। तो इसको और इन डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। की पार्टीज इन सिक्योरिटाइजेशन कौन कौन है? पहला है ओरिजिनेटिंग बैंक जो सेल्स लोन एसेट्स या पूल ऑफ एसेट्स को क्रिएट किया जिसको वो बेचती है। एसपीवीज क्या होता है? इशूज सर्टेन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाय सिक्योरिटी को बाय करते हैं और बोरोवर होते हैं जो EMI को पे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं फ्लो टाइप को समझेंगे। इस इंटायर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में फ्लो का क्या टाइप है? एसेट फ्लो। एसेट कहाँ से जाता है? बैंक से एसेट ट्रांसफर हो जाता है एसपीवी में। इसमें 1 मार्क्स एसपी क्वेश्चन क्या आते हैं जनरली कि इन विच ऑफ द क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टाइप द एसेट इज ट्रांसफर्ड टू बैंक। तो दिस आंसर इज सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। दिस ये वन टाइम प्रोसेस है। फंडिंग फ्लो इन्वेस्टर्स टू बैंक, ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस है। EMI फ्लो, ठीक है, बोरोवर टू इन्वेस्टर कंटिन्यूअस है। जितने बार भी मंथली बेसिस में EMI कलेक्ट करेंगे वो इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। तो SPV क्या है? बेसिकली एक ब्रिज समझते हैं। यहाँ पे बैंक सेल्स लोन्स, SPVs इशू सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स फंड, EMI रिपेज इन्वेस्टर्स। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। दिस इज द एंटायर साइकिल। पूल ऑफ एसेट क्रिएट किया SPV के पास, वो चला गया, SPV ने सिक्योरिटीज इशू किया,
इन्वेस्टर ने इसकी वो सिक्योरिटीज परचेज करके इसको फंड्स दिया, ये फंड्स वापस से बैंक में आ गया। ठीक है, अब इन्वेस्टर जिसने ये परचेज किया उसको क्या फायदा हुआ, उसको ये बोरोवर जिनको बैंक ने लोन दिया वो रेगुलरली ईएमआई देंगे बैंक को। ऑल्दो क्रेडिट ट्रांसफर हो गया है इंटायर, बट बुक्स में रहता है फॉर द सेक ऑफ कलेक्शन ऑफ ईएमआई। बहुत बार आप देखते होंगे बैंक्स में काम करते हैं, पूल्ड एसेट रहता है। प्रोडक्ट टाइप इज पूल्ड एसेट, मतलब आप समझ जाना कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टर्स को सेल आउट हो गए हैं, बस फॉर द सेक ऑफ ईएमआई कलेक्शन है वहां पे। जैसे ये ईएमआई देते हैं बैंक को, बैंक ये ट्रांसफर कर देता है इन्वेस्टर्स को। इसको सर्विसर भी बोलते हैं। इस यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस, इस सर्विस के लिए बैंक इन्वेस्टर से एक नॉमिनल सा फी चार्ज करती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे क्या होता है, इलिक्विड लोन्स इज कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एसपीवी, एसपीवी में कितने पार्टी है, तीन होते हैं, बैंक होते हैं, एसपीवी है और इन्वेस्टर है। सिक्योरिटाइजेशन के ये तीनों पार्ट है और बोरोवर भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब समझते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, सीडीएस क्या है। बोलता है दिस इज ए क्रेडिट डेरिवेटिव जहाँ पे प्रोटेक्शन बायर्स पेज ए पीरियोडिक प्रीमियम, प्रोटेक्शन सेलर्स कंपनसेट्स इफ ए क्रेडिट इवेंट ऑकर्स। मतलब हम बेसिकली इंश्योरेंस परचेज करते हैं अपना क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन बायर्स और प्रोटेक्शन सेलर्स, मतलब एक इंश्योरेंस का एग्जांपल से समझते हैं। हम एक कार के ओनर है, अब मुझे लगता है कि ये कार के लिए मुझे इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो मुझे पूरा डैमेज नहीं देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द डैमेज कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम के बेसिस में वो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज बिकम्स द प्रोटेक्शन सेलर एंड वी बिकम द प्रोटेक्शन बायर। अब वो बोलता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की ये इवेंट ऑकर होगा तो आई विल पे यू द डैमेज। उसी तरह यहाँ पे भी क्रेडिट जब होते हैं, क्रेडिट डेरिवेटिव, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप शेयर परचेज करते हैं, होता है ये इवेंट होगा तो आई विल पे यू द अमाउंट। और वो क्रेडिट इवेंट कहाँ डिफाइंड है, 6 डिफाइंड है एज पर आईएसडीए। पहला है बैंक्रप्सी, दूसरा ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन, थर्ड इज योर ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट, फोर्थ इज योर फेलियर टू पे, repudiation moratorium and restructuring। बोलता पेमेंट इज ट्रिगर्ड ओनली इफ क्रेडिट इवेंट ऑकर्स, ये क्रेडिट इवेंट ऑकर होगा तभी पेमेंट मिलेगा। अब इसका की फीचर समझते हैं, सीडीएस का की फीचर्स क्या है। ट्रांसफर्स ओनली क्रेडिट रिस्क नॉट द मार्केट रिस्क, क्योंकि ओनली क्रेडिट से रिलेटेड, क्रेडिट इवेंट होगा तब पैसा मिलेगा, मार्केट रिस्क इज नॉट इन्वॉल्व। बोलता अंडरलाइंग एसेट्स नीड नॉट बी ट्रांसफर्ड, अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता। पहले वाले केस में क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन में अंडरलाइंग एसेट ट्रांसफर होता है, यहाँ पे नहीं होता है। बोला कैन बी यूज फॉर हेजिंग और स्पेकुलेशन। ठीक है, फोर्थ आता है बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है ये। ठीक है, अब समझते हैं, इफ ए बैंक गिव्स ए लोन एंड बाइज सीडीएस प्रोटेक्शन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप प्रोटेक्शन, लोन रिमेन्स ऑन द बुक, क्रेडिट रिस्क शिफ्ट्स टू प्रोटेक्शन सेलर। क्लियर है? अब आते हैं टीआरएस, इसका जो फुल फॉर्म है टोटल रिटर्न स्वैप। ठीक है, बोलता है टीआरएस स्वैप्स में क्या होता है, वन पार्टी ट्रांसफर्स टोटल रिटर्न ऑफ एन एसेट, कूपन प्लस कैपिटल गेन या लॉस इन एक्सचेंज फॉर ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पेमेंट स्प्रेड जो भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्लो हम समझते हैं, टोटल रिटर्न पेयर्स पेस इंटरेस्ट और कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिफरेंस एंड रिसीव्स क्या है, फिक्स्ड रेट। ठीक है, फिक्स्ड रेट अभी क्या हो गया है, वो हो गया सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एसओएफआर। लिबोर रिप्लेस हो गया एसओएफआर से, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। टीआरएस इज क्लियर? अब देखो बेसिक डिफरेंस समझते हैं, सीडीएस वर्सेस टीआरएस, दोनों सेम टाइप के लगते हैं हम लोगों को, बट यहाँ पे की डिफरेंस है। पहला है कि सीडीएस में ओनली क्रेडिट रिस्क होता है, टीआरएस में मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल गेन और लॉस की बात आ जाती है, और कैपिटल एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो भी है ये सारा मार्केट रिस्क को भी कवर करता है। दोनों के केस में ओनरशिप ट्रांसफर, एसेट ओनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पेमेंट ट्रिगर का क्या है, ऑन ए क्रेडिट इवेंट होता है। 6 क्रेडिट इवेंट हम लोग डिस्कस किए थे आईएसडीए का, और ये पीरियोडिक टोटल रिटर्न इसको मिलता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर इज लिमिटेड, लिमिटेड क्यों, क्योंकि ओनली क्रेडिट रिस्क है।
यहाँ पे फुल इकोनॉमिक एक्सपोजर है क्योंकि क्रेडिट रिस्क के साथ मार्केट रिस्क भी इन्वॉल्व है। दिस इज द की डिफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज हेजिंग? बोलता द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हेजिंग इज टू थिंक ऑफ इट एज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। हेजिंग इज फाइनेंशियल टर्म्स में इंश्योरेंस जो परचेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। इसको और डेप्थ में हम लोग जाएंगे जब ट्रेजरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है? बोलता व्हेन पीपल डिसाइड टू हेज, they are insuring themselves against negative events impact on their finances. This doesn't prevent all negative events from happening. However, if a negative event does happen, you are probably hedged. The event's impact is reduced. हम एक प्रीमियम पे करते हैं, कार लोन के एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमने कार लोन के लिए प्रीमियम पे किया और कार के लिए प्रीमियम पे किया, कार का प्रोटेक्शन परचेज किया। अब इन केस कार कुछ नहीं होता है, मेरा केवल प्रीमियम जाता है, बट अगर कार को कुछ होता है तो द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट मी द लॉस। ठीक है? तो हेजिंग कैसे करते हैं? हेजिंग का क्या टूल्स है? टीआरएस है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है और क्रेडिट लिंक्ड नोट्स है। ठीक है? दिस अलाउज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफर क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क टू थर्ड पार्टीज। तो क्रेडिट और मार्केट रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? टीआरएस में होते हैं और क्रेडिट लिंक नोट्स में होते हैं। well the cds offers protection against specific default events. trs swaps total economic performance, interest plus price change for a spread, and clm combine debt with embedded cds to transfer risk via structured notes. तो हेजिंग का क्या क्या टूल्स हो गया हमारे पास? पहला हो गया टीआरएस, नेक्स्ट हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और थर्ड हो गया क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। ओके, अब देखो इसको इन डिटेल समझते हैं एक एमसीक्यू से, केस बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है? तो ये हमारा केस है, क्या है? बोल रहा है एन ए रेटेड ऑयल कंपनी, कोई भी ऑयल कंपनी सपोज समझ लेते हैं, ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, बीपीसीएल है, आपके ब्रांच के एक प्रोमिनेंट कस्टमर है। ठीक है? वो आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे 600 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब बैंक का इंटरनल पॉलिसी बोलता है कि ऑयल में हम मैक्सिमम जो एक्सपोजर ले सकते हैं दैट इज 200 करोड़। तो यहाँ पे एक डिफिकल्टीज आ गया कि मेरा ऑयल कंपनी ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया हो इज ए प्रोमिनेंट कस्टमर जो उसको 600 करोड़ की लोन रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा एक्सपोजर, इंटरनल एक्सपोजर उसको लिमिट करता है 200 करोड़ के लिए। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में क्या है? पहला तो एक रिटेंशन का इश्यू हो गया। अगर नॉर्मल रहता तो हम उसको मना कर देते कि ठीक है हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और से ले लो, बट ही इज ए प्राइम कस्टमर, हमको उसको लोन देना है। ठीक है? तो एक और इश्यू आता है कि अगर 600 करोड़ को देते तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आता है। ठीक है? तब यहाँ पे काम आता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या है? एक सब कमिटी है बोर्ड का। तो जब वहां पे ये प्रपोजल रखा जाता है तो दे आस्क रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक्सपोजर को आपने लिमिट किया 200 करोड़, बट दिस ऑयल कंपनी ओएनजीसी या ऑयल इंडिया इज आवर प्रोमिनेंट कस्टमर और वो 600 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद द सिचुएशन? तो उसने क्या प्रपोज किया? सर हम ऐसा करते हैं कि हम किसी दूसरे बैंक के साथ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ले लेते हैं 400 करोड़ का। ठीक है? इससे फायदा क्या होगा? मेरा डायरेक्ट रहेगा 200 करोड़ और 400 करोड़ का सीडीएस मेरा प्रोटेक्शन रहेगा। ठीक है? अब देखो केस क्या है। ये क्राइटेरिया, रिस्क वेटेड ऑफ द ऑयल कंपनी इज 100%, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट इज 9%, रिस्क वेटेड ऑफ सीडीज credit default swap counterparty bank is 20%. बोलता है CDS is fully compliant and eligible for capital relief. ठीक है? ये सिनेरियो के बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है? let us solve the questions one by one. बोलता what is the total risk weighted asset before hedging? ठीक है? तो बिफोर हेजिंग बैंक ने कितना एक्सपोजर दिया? 200 करोड़। ठीक है? रिस्क वेटेड ऑफ द ऑयल कंपनी कितना? 100% है। तो 200 करोड़ का 100% कितना हो गया? 200 करोड़। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 200 करोड़। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द टोटल आरडब्ल्यूए आफ्टर हेजिंग यूजिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? ठीक है? बोल रहा आफ्टर हेजिंग। ठीक है? आफ्टर हेजिंग मैंने एक्सपोजर कितना दिया है? 200 प्लस 400, 600 करोड़ दिया हुआ है।
अब ये पहला जो 200 करोड़ है उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, मेरा क्या है 200 करोड़ का 100% हो जाएगा, मैंने 200 करोड़ आ गया डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि हमने जो 400 करोड़ का सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इशू किया है, उसमें हमारा आरडब्ल्यू क्या रिस्क वेटेड क्या है 20%। तो 400 करोड़ का 20% इज 80। तो मतलब हमारा जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा इस इंटायर पोर्टफोलियो के लिए 280 करोड़। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज 280 करोड़। क्लियर है यहां तक? अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अपने से सॉल्व करो टू हेल्प यू बिल्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जहां पे भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल हेल्प यू क्लैरिफाई दैट डाउट, और मैं आंसर भी पोस्ट करूंगा वेरी नेक्स्ट डे। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द एंटायर व्हाइल सॉल्विंग दिस एमसीक्यू। तो आज का टॉपिक जो क्रेडिट रिस्क है आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने कवर किया कि सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, उसमें कितने पार्टीज होते हैं, एसपीवीज कैसे होते हैं, इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, टीआरएस क्या होता है, टोटल रिटर्न स्वैप क्या होता है, की डिफरेंस को समझा हमने, हेजिंग को समझा हमने, एक एमसीक्यू लाइव सॉल्व किया, और कुछ दो क्वेश्चंस एमसीक्यू जो केस बेस्ड स्टडी के हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर अटेम्प्ट करना है। So thank you for watching the video and please subscribe our YouTube channel. We are dedicated and committed towards your growth. Thank you.